दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 से 4 फरवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। यानी कि तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहां पर आज के सेशन की हम शुरुआत करें। पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। दोस्तों ये प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं। प्रश्न था, गांधी मैदान पटना में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है। तो परिवहन विभाग की झांकी इसमें प्रथम स्थान पर रही, द्वितीय स्थान पर कृषि विभाग और तृतीय स्थान पर ऊर्जा विभाग की झांकी रही है। ऐसे ये सूची आप यहां पर देख सकते हैं। जो 12 झांकी निकाली गई थी उनसे संबंधित थीम का भी वर्णन है और प्रथम 3 स्थान पर ये झांकियां रही है। और ये चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी विस्तार में कर चुके हैं। ये 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में हम लोग जो सेलिब्रेट किए, और इस अवसर पर उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, मतलब ये दोनों नेता मुख्य अतिथि थे, मतलब इस बार 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये देख लीजिए, ये 79वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट किए थे गांधी मैदान पटना में, 13 झांकी निकली थी, 13 विभागों की झांकी, और ये प्रथम 3 पर रही। अच्छा दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि तमाम जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक अपडेट आप सबों को यहाँ पर देना है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस अब्सेंट थी। रीजन यही था कि मंथ जब एंड होती है तो काम बहुत ज़्यादा होता है, और प्लस एक दिन के लिए, तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए मैं बाहर भी था, 1 से 1.5 दिन मान लीजिए। तो जिस वजह से क्लास लगभग आपको 3 दिन यहाँ पर अब्सेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको अपडेट ये हम देने वाले हैं कि जो मंथली हमारी ई बुक आती है, जो जनवरी 2026 का, ये आपको अपडेट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ई बुक है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, कंप्यूटर मोबाइल आदि से आप इसको पढ़िए, लाभ उठाइए। ये एक प्रकार से मंथली एडिशन है और ये 2022 से ही आ रही है। 2022 से अब ये देखिए 2026 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और आपका छूटा हुआ अगर है तो सारी आपको एक साथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, भारत में घड़ियाल संरक्षण के संदर्भ में गंडक नदी जो बिहार में है, तो यहां पर गंडक नदी को विशेष महत्व दिए जाने का मुख्य कारण अभी क्या है। वर्तमान समय की दृष्टिकोण से ये प्रश्न या फिर ये जो तथ्य है बहुत ज्यादा खबरों में है। इसे एक प्रश्न का रूप हमने दिया है। अभी फिलहाल एक ये भी प्रश्न अराइज होगा। अच्छा, पहले ये जान लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। जो यहां पर विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, इसमें देखिएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट है। चंबल नदी के बाद घड़ियालों की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी यहीं पर पाई जाती है। कहां पर? तो गंडक नदी जो बिहार में है। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनसे संबंधित तथ्यों को लेकर जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है, और इसमें हमने आंकड़ों को भी शामिल किया है जो इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल को आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं, और वही लाइन यहां पर लिखी गई कि भारत में चंबल नदी के बाद गंडक नदी जो बिहार में है, घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्राकृतिक ठिकाना बन गया है। अब एक चीज समझिएगा, चंबल नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। अच्छा, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से बहने वाली गंडक नदी में पिछले 1 दशक यानी कि 10 वर्षों में घड़ियालों की आबादी में 588% से अधिक की वृद्धि यहां पर दर्ज किया गया है। तकरीबन 600%। समझ लीजिए कितनी अधिक हुई। तो पिछले 10 वर्षों के संरक्षण प्रयासों से गंडक में वयस्क घड़ियालों की संख्या 2015 में जहां मात्र 54 थी, अब 2025 में बढ़कर ये 400 से अधिक हो गई है। लेकिन अगर इसी संख्या में किशोर और नवजात घड़ियालों को मिलाया जाए तो इसकी संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। और ये सारी जो डेटा है
ये ऑफिशियल डेटा, ये आधिकारिक डेटा है। अब यह नदी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, वीटीआर, ये आप लोग जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इससे आपको ध्यान में रखना है, जो लाइन हमने यहाँ पर लिखा है कि वीटीआर से होकर बहती है, जो घड़ियाल परियोजना का केंद्र है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने जब इसको लेकर एक इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को लेकर बात कही गई थी इस क्षेत्र को, तो वो जानकारी भी हमने आपको दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात हुई है, कुछ सवाल यहां से एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं प्रश्न के रूप में। ऐसे तो 5 पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ये तीसरा वाला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंडक नदी, ये विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ऐसे यहां पर टाइगर की बात हो रही है तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि दूसरा कैमूर में प्रस्तावित है, अभी हाल ही के दिनों में इसे मंजूरी भी दे दिया गया है। तो दूसरा कहां पर आप बोल सकते हैं, तो कैमूर में बोल सकते हैं। दोस्तों एक जानकारी और, चूंकि यहां पर टाइगर को लेकर बात हो रही है, तो कुछ समय पहले एक जानकारी हमने आपको यह भी दिया था कि 33 साल के बाद गुजरात अभी हाल ही में टाइगर स्टेट बना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी पिछले 2 महीने का जो हमने आपको पीडीएफ दिया है, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, वहां पर वो सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही के दिनों में खबरों में रहे हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न भी आइएगा। 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्या है? ये एक सवाल है, एक मुख्य उद्देश्य को लेकर ये पूछा गया है, जो अभी हाल ही में सदाकत आश्रम पटना में, मतलब राजेंद्र प्रसाद का यहीं पर निधन हुआ था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस जो कार्यक्रम को शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि पार्टी के, यानी कि कांग्रेस पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना। इसमें बहुत सारे पद निहित है, तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये बिहार में आयोजित हुआ सदाकत आश्रम पटना में। और इस सवाल में आप ये ध्यान रखेंगे जो पूछा जा सकता है, एक तो उद्देश्य, और नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम है जो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर आयोजित किया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों बिहार में 2 बड़ी राजनीतिक दलों में, बिहार क्या भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में, तो 2 पार्टी का नाम सबसे ऊपर होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वैसे पार्टी में शामिल है जो शुरुआती दिनों में स्थापित हुए थे, लेकिन इससे पहले भी आप ये ध्यान रखिए कई क्षेत्रीय पार्टियां गठित हुई थी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये 28 दिसंबर 1885 को वो ह्यूम के नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। ये ध्यान आप लोग रखेंगे। एक बात और आपको हम बतला दें, प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी, 6 अप्रैल को। अभी एक जानकारी ये ध्यान रखिए, प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन 12वें अध्यक्ष अभी हाल ही में नितिन नवीन बने हैं, जो पटना बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। और बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार से कोई शख्स यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों बिहार को लेकर बात हो रही है तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 1935 में जब भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हो रही थी, तो इसी के तहत ये पॉइंट हमने लिखा है कि 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम पास हुआ जिसके तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, तो इसी के तहत 1937 में बिहार में भी चुनाव हुआ था और उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी। अभी तो एनडीए को बहुमत मिली है 18वां विधानसभा चुनाव में। तो परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री का जो पद है, मतलब ये मुख्यमंत्री से संबोधित नहीं किया जाता था, प्रीमियर कहा जाता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 1950 के आसपास आपको ये देखने को मिलता है कि इसके लिए मुख्यमंत्री शब्द का प्रचलन बढ़ा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसी तरह से कई और पॉइंट है, जैसे यहां पर एक बात और ध्यान आपको रखना है कि 23 जुलाई 1937 को राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर निर्विरोध चुने गए थे। और एक जानकारी और, वर्तमान में
अब यहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो नंद किशोर यादव नहीं है, ये प्रेम कुमार हैं। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये गलत हो गया, अब ये अपडेट हो चुका है। प्रेम कुमार आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लोकसभा की 40 हैं, राज्यसभा की 16 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ये तमाम चीजें, और ये बिहार विधानसभा या फिर विधानसभा से जनरली ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल हैं करंट अफेयर्स के बेसिकली, वो आपको इस कोर्स में मिलता है विजेता बैच में। अभी जो एक पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च हुआ है आपको इसी में मिल जाएगा, आप इसको इस कूपन कोड के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आइए अगले तीसरे प्रश्न पे। दोस्तों 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत के सर्वोच्च कालीन वीरता पुरस्कार जो कि अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, तो अशोक चक्र से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, ये सवाल है। और सवाल का जो राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा विकल्प नंबर बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अच्छा ये आप लोग जानते होंगे, मतलब इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। एक दो प्रश्न कुछ पहले जब ये खबरों में रहे थे तब हमने आपको बतलाया था। अब यहाँ पर तस्वीर में देख लीजिए, लखनऊ के रहने वाले हैं, आपको याद आ गया होगा। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को, जो कि लखनऊ के हैं, भारत के कालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। दोस्तों अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में जो हमने पॉइंट लिखा है, ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना के और अंतरिक्ष यात्री। देखिए यह सम्मान जो उन्हें मिला है ये एग्जॉम मिशन 4 के तहत, जो एक मिशन है इसके तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की ऐतिहासिक यात्रा के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब इसकी आधिकारिक यात्रा को लेकर, एक प्रकार से ऐतिहासिक यात्रा को लेकर यह सम्मान उन्हें दिया गया है। ऐसे इस टॉपिक को लेकर हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। ये सम्मान चूंकि अभी मिला है तो एक परिचय के रूप में ये पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। लेकिन दोस्तों इसके अतिरिक्त चूंकि सम्मान की बात हो रही है तो कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी सैन्य कार्रवाई भारत ने किया था ऑपरेशन सिंदूर, तो इसी के बाद इन्होंने देश को संबोधित किया था। इस लिहाज से ये पॉइंट आपके बीच है। देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी को यह सम्मान मिला, लेकिन अगर हम कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ही वो अधिकारी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सामने इस ऑपरेशन की बारीकियों को रखा था। मतलब एक प्रेस रिलीज के माध्यम से तमाम चीजें प्रेस के माध्यम से मतलब बतलाई गई थी दुनिया के सामने, ये बातों को रखा गया था कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप यहां पर इन दोनों को तस्वीर में देख सकते हैं, काफी सुर्खियों में उस समय रही थी। अब चूंकि बात यहां पर जो हो रही है, अच्छा ऐसे तो पुरस्कार में और भी कई सारे पुरस्कार हैं, इसे देख लीजिएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चाएं तो ऐसे कई बार हम कर ही चुके हैं और ये चीजें भूलने लायक नहीं है। अब ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर का ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो को डिजाइन किसने किया था? कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीजों को ध्यान आप लोग रखिएगा। दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में हुई है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। ऐसे ये सवाल को लेकर जानकारी तो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन एक अलग सिरे से यहां पर प्रश्न है कि हालिया घोषित पद्म पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित विवरण में से कौन सा मिलान सत्य है? क्योंकि कई सारे डेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अभी इस प्रश्न में जो आप देख रहे हैं ये कुछ चर्चित नाम है भारत में, विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे यहां पर जो मिलान आपसे पूछा, धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत पद्म विभूषण, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण, ये भी सत्य है। हरमनप्रीत कौर पद्मश्री, ये भी सत्य है। तो तीनों के तीनों जो विकल्प है इस समय जो प्रश्न में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है।
क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, ऐसे तो पूरे भारत से 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। मतलब 131 लोगों को पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाएगा। अब 131 में से 5 को मिलेगा पद्म विभूषण, 13 को मिलेगा पद्म भूषण और 113 को मिलेगा पद्मश्री। दोस्तों अब यहाँ पर पद्म विभूषण में जो 5 नाम है, यानी कि 5 विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा, तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस, सुश्री एन राजम और उसके बाद पी नारायणन और वी एस अच्युतानंद। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना, हालांकि तस्वीर के भी माध्यम से यहां पर वो चीजें आप देख रहे हैं। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण पद्मश्री के कंपेरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें कम नाम होते हैं और कुछ चर्चित नाम इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं पर पद्म विभूषण के अतिरिक्त पद्म भूषण पुरस्कार की हम बात करें तो इसमें चर्चित हस्तियों में अलका याग्निक जो कला कैटेगरी में महाराष्ट्र के हैं, भगत सिंह कोश्यारी और फिर शिबू सोरेन मरणोपरांत इन्हें, और फिर उसके बाद उदय कोटक व्यापार और उद्योग, मतलब ये सारी कैटेगरी हमने यहाँ पर लिखा भी है। भगत सिंह कोश्यारी जो कि सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें सम्मान मिलेगा, और ये टॉपिक में आपको शामिल करना है याद रखने को लेकर कि जो सम्मान, जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र सिंह देओल या फिर धर्मेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर रहे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, आपसे पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में उन्हें सम्मान मिला, तो कला कैटेगरी में। दोस्तों ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है जिसमें चर्चित हस्तियों में आपको यहां पर जो नाम आपको देखने को मिला है वो चीजें हम पहले भी आपको बतला चुके हैं। दोस्तों पद्म भूषण में 13 नाम है जो आपके बीच तस्वीर के माध्यम से हमने रखा है। एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में जो 131 विभूतियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो इनमें केवल 3 जो पुरस्कार है वो बिहार को मिला, केवल और केवल 3, और वो तीनों है पद्मश्री। और ये चीजें यहां पर आपके बीच हमने रखा है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इनमें नाम क्या है, तो भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी, ये तीनों को आप यहां पर देख रहे हैं। और दोस्तों एक जानकारी जो पीडीएफ को लेकर हमने जानकारी दिया था, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यही एप्लीकेशन है, 50,000 से अधिक लोग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए, अच्छा इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ये तमाम जो पोस्टर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको दी जाती है, साथ साथ टेलीग्राम पर भी अपडेट होती है, आप लोग वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन और पेशेवर कार्य क्षमता के लिए किस राज्य की पुलिस को जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये वाकई में एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर देखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है सिक्किम पुलिस, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो सम्मान दिया जाता है किसी भी राज्य की पुलिस को उनकी दीर्घकालिक उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन और पेशेवर कार्य क्षमता की दिशा में जो उनका उत्कृष्ट कार्य रहता है उसको सम्मान देने की दिशा में यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस को मिला है। दरअसल इस पुरस्कार को निशान के रूप में भी जाना जाता है जो पुलिस बल के समर्पण का प्रतीक है। अब सवाल यहां पर कई रूप में आपसे पूछे जाएंगे कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का तीसरा और भारत का 15वां पुलिस बल बना जिसे यह सर्वोच्च सम्मान मिला। ओवरऑल 15वां, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का तीसरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में सम्मान जनवरी 2026 में मिला है। एक चीज और, इससे पूर्व छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब सवाल यह है कि सबसे पहले किन्हें मिला था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला था। सबसे पहले 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया यह सम्मान है, मतलब राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार। इसी संदर्भ ये पॉइंट है। अतः यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली पुलिस बल कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस। अब बिहार के संदर्भ में यह ध्यान रखिएगा कि बिहार को अब तक एक भी बार नहीं मिला है, और कई मामलों में आप ये देखते होंगे कि बिहार पुलिस की जो छवि है खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर आपको ये देखने को मिलता है कि मतलब आए दिनों बहुत सारे आपने देखा होगा कि मतलब लोगों से, पब्लिक से जो एक प्रकार से संबंध है बिहार पुलिस का, वो थोड़ा हमेशा चर्चे का विषय रहता है। तो पता नहीं कि बिहार को ये सम्मान कब मिलेगा या फिर मिलेगा भी या नहीं।
तो फिलहाल अब तक तो नहीं मिला है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, हम ज्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे, अन्यथा मुझे भी तो डर है ना, मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बोलने वाला। चलिए फिलहाल आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। लेडी ट्री के नाम से प्रसिद्ध वो सिंगापुर में हरित यानी कि ग्रीन पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाने वाली भारतवंशी पर्यावरणविद कौन थी जिनका 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ? एक पर्यावरणविद यानी कि इकोलॉजिस्ट थी। अब यहां पर समझिएगा, ये एक प्रसिद्ध हस्ती है। आपको यहां पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न को शामिल करने का एक रीजन यह भी है कि ये पूरी दुनिया में लेडी ट्री के नाम से प्रसिद्ध है, भारतवंशी, और इनका नाम है कीर्तिदा मेकानी। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा डीप में अभी हम नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइए कि भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के विकास के लिए इन स्पेस एक एजेंसी है, ये ध्यान रखिए, अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसने किस बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है पिक्सल, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है। ये भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए। अब यहां पर देखिएगा, इन स्पेस जो हमने बोला एक एजेंसी है, इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विकास के अंतर्गत एक स्वायत्त और नोडल एजेंसी है। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अभी हाल ही में जनवरी 2026 में इस एजेंसी ने यानी कि इन स्पेस ने भारत के पहले निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौता किसके साथ हुआ है? तो अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के साथ, जो बेंगलुरु में स्थापित है। दोस्तों, यह समझौता के तहत यह 1200 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है, जिसके तहत 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का एक समूह लॉन्च किया जाएगा। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पिक्सल, जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के लिए जाना जाता है, जो कृषि, जलवायु, खनन और आपदा प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा, और निजी क्षेत्र की एक प्रकार से स्टार्टअप कंपनी है, इसको लेकर अभी समझौता किया गया है। और ये अब ध्यान रखें किसने किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उद्देश्य क्या होंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे, वो चीजें हमने शॉर्ट में आपके बीच रखा है। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी एग्जाम में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यहां से कई सारे सवाल कई रूप में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में यानी कि जनवरी 2026 में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? देखिए, ये दूसरा संस्करण है ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का, जो अभी हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब सवाल के अनुरूप जो चीजें आपके बीच हमने रखा है विश्लेषण में, उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। ये 24 और 25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम, ये सवाल छूट गया था, ये जनवरी महीने में ही शामिल होना था। तो भारत मंडपम जो नई दिल्ली में यहां पर आयोजित हुआ है, किसके सहयोग से? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि मुख्य विषय क्या है? तो सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व, ये दूसरे ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। अब उद्देश्य नहीं बल्कि ये विषय है। अब उद्देश्य में ध्यान रखिए, बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों जैसे कि शांति, करुणा, अहिंसा और सह अस्तित्व को आधुनिक वैश्विक समस्याओं से जोड़ना। इसमें एशिया, यूरोप, अन्य देश क्षेत्रों से आए बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो एक गर्व का विषय है। जो भारत में ये आयोजित हुआ, इससे पहले भी पहला संस्करण भारत में ही आयोजित हुआ था। कहां पर? तो नई दिल्ली में 2023 में आयोजित हुआ था। दोस्तों, यहां पर एक चीज ये ध्यान रखिए, यह आयोजन भारत की बौद्ध विरासत, सांस्कृतिक कूटनीति और साथ ही साथ वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुदृढ़ करता है। वसुदेव कुटुंबकम जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सारा पृथ्वी एक परिवार है। ये संदेश जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है। पूरी दुनिया ही एक परिवार है, और ऐसा संदेश आप भारत जैसे देश से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए दोस्तों ये तमाम बातों को ध्यान रखें, चूँकि सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये जो अभी हमने चर्चा किया है, ये ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन, आप एक अलग दृष्टिकोण से इसे देख सकते हैं। लेकिन बौद्ध संगति प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जब आप पढ़ते हैं, तो ऐसे तो यहाँ पर जो बौद्ध संगति को लेकर चर्चाएं हमने किया है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे तो पांचवी बौद्ध संगति भी कई स्रोत में आपको देखने को मिलता है, जो हर्ष के शासन काल में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये तमाम जो संगति है, जो कॉन्फ्रेंस है, ये कब आयोजित हुआ, किनके कार्यकाल, मतलब शासक कौन थे, इसके अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष कौन थे, कई सारे रूप में यहां से सवाल बनते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहां पर इसे स्किप करते हैं, और इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कई सारे सवाल जो आप यहां पर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3-4 स्लाइड में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आइए यहां पर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आईसीसी ने, पहला कथन है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल नहीं किया क्योंकि उसने भारत में टूर्नामेंट खेलने से इनकार किया है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को आधिकारिक रूप से टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है, तो ये भी सत्य है। अगला है कि टी20 विश्व कप 2026 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा, तो यहां पर यह भी कथन सत्य है। अब ये तीनों सत्य है, तो सभी कथन, ये यहां पर देखिए क्या लिखा गया, कौन सा सत्य है, तो ये सत्य है विकल्प नंबर डी। अब यहां पर थोड़ा सा समय लेकर ये मामला को समझ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। कुछ समय पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या हुई थी एकदम निर्मम तरीके से, वाकई में निंदनीय कार्य था, ये आप लोग भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों इसी के फलस्वरूप भारत में एक प्रकार से आक्रोश देखने को मिला, और क्रिकेट उसमें बहुत ज्यादा खबरों में था, क्योंकि क्रिकेट को लेकर भी मतलब कई बार देखने को मिलता है खिलाड़ियों को बैन किया जाता है। तो ऐसे में केकेआर को ये आदेश दिया जाता है कि जो खास करके बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम केकेआर टीम में, उनको रिलीज कर दिया जाए, मतलब खेलने का उन्हें अवसर नहीं दिया जाए। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर बांग्लादेश ने विरोध मतलब किया, और आपको देखने को मिला काफी लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में ये फैसला आता है कि बांग्लादेश ये बाइकआउट कर देता है टी20 विश्व कप का, जिसके स्थान पर स्कॉटलैंड अब खेलने को लेकर मंजूरी मतलब देती है। मतलब स्कॉटलैंड पहले से तैयार था, जो खास करके एक प्रकार से क्वालिफिकेशन का दौर चलता है मैचों का, उसमें स्कॉटलैंड सबसे ऊपर रहा है। तो ऐसे कोई टीम निकलती है तो उस स्थान पर स्कॉटलैंड मतलब आएगा, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों नहीं, मतलब कोई भी टीम अगर बाहर भाग नहीं लेती तो उसके स्थान पर स्कॉटलैंड ही आता, क्योंकि इसमें अव्वल था। अब एक चीज और समझिएगा, अभी ये तो खबरों में है ही, अब पाकिस्तान ने भी इसका बाइकआउट करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि 15 फरवरी को जो मैच है भारत का वो नहीं खेलेगा। अब तक भारत और पाकिस्तान के जो 8 मुकाबले हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें 7 बार भारत जीता है, एकदम से पलड़ा भारी है। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 271 रनों का एक विशाल स्कोर टी20 मैच में भारत ने बनाया था। तो ये सारे चीजों का प्रभाव भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक मामला ये भी है, बीएलए आपने नाम सुना होगा, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि बलोचों पर पाकिस्तान ने काफी जुल्म किया है। अब वो स्वतंत्रता चाहता है, और ऐसे में कई शहरों में विद्रोह की भावना उठी हुई है। अब मामला ये भी है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की ये सारी चीजें हो रही है, तो पाकिस्तान के युवाओं का ध्यान भटकाने को लेकर भी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि क्रिकेट के प्रति बहुत जज्बाती होते हैं वो लोग। तो ऐसे में पूरा जो मामला है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं कि वहां से एक प्रकार से जो नजरें हैं वो हटाने को लेकर, युवाओं को बिजी रखने को लेकर, ये चीजें ध्यान रखिएगा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले जो हुए हैं 2007 से लेकर 24 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, एक बार काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8, इसमें केवल एक बार ही पाकिस्तान जीता है 2021 में। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अभी जो हमने बोला है कि जो एक प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों का रौद्र रूप है,
न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी बारीकी से देखा होगा और कहीं ना कहीं आप इस दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इसका एक रीजन नहीं है, कई सारे हैं, जो कि अभी हमने बलोच लिबरेशन आर्मी को लेकर भी बात किया, तो ये चीजें हो सकती है। दोस्तों, ये टॉपिक को छोड़ते हुए एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में 52 साल के बाद पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है, खास करके साउथ अफ्रीका को हराकर। ये चर्चाएं डिटेल में हो चुकी है, 13वां संस्करण था। अब यहां पर आइए अगले प्रश्न पे। विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस राज्य में अपना चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में यह स्थापित करने को लेकर घोषणा हुई है। और यही तो एक सवाल है, और यहां पर ध्यान आप लोग रखिएगा कि इससे पहले भारत में अगर आप देखेंगे तो मुंबई और तेलंगाना में स्थापित हो चुका है। आंध्र प्रदेश में जो होगा यह केंद्र भारत में से तो तीसरा होगा, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये वैश्विक स्तर पर ये चौथा केंद्र होगा, जो C4IR यानी कि सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह स्थापित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाला यह केंद्र ऊर्जा और साइबर लचीलेपन यानी कि एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस पर केंद्रित होगा, और यह केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जो बेसिकली हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। तो ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो टर्म अभी इस्तेमाल हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसका मतलब क्या है। नई तकनीकी क्रांति जो डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया को जोड़ती है, जिसे कि इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इसका जो प्रयोग है इस शब्द का इंडस्ट्री 4.0, इसका जो प्रतिपादन है 2016 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लाउस श्वाब के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसे भी इंपॉर्टेंट एक संस्था है, कई सारे सवाल यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न आइए, हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी नेता अजित पवार का हवाई दुर्घटना में निधन हुआ है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये जो सवाल आपसे पूछा गया है ना, ये बड़ी बारीकी इसमें देखने को आपको मिलेगा। मतलब सवाल बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसका जो राइट आंसर है वो ये है। जो पूछा गया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो यहां जो विकल्प आपको दिए गए वे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जरूर थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री। सवाल यहां मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से था। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगा बोरो जो अभी हाल ही में संचालित हुआ है, ये किस राज्य में? तो राइट आंसर यहां पर होगा झारखंड में। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये सेशन ऐसे तो आज का समाप्त हो रहा है। ये रहा आज की क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक जानकारी और भी आपको हम दे दे, अच्छा लगता है ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है क्या? यही प्रश्न अभी हमने आपको करवाया था ना। हाँ, ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। चलिए, एक सवाल आज के ही वीडियो से हम आपको पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। आपको बताना है कि बिहार में जो बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में है, और इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं कीजिएगा जो हमने आपको पढ़ाया है। अब यहां पर ऑफर को लेकर ये ध्यान रखिए, इस समय आपको तमाम कोर्स टेस्ट सीरीज पे आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। और जो लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन में हैं, प्रीलिम्स और मेंस को दोनों एक साथ टारगेट करते हुए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो आप लोग करंट अफेयर्स का ये वाला बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कहां पे गया? ये रहा आपका ये बैच जिसे आपको ज्वाइन करना है। ये सारे टॉपिक इसमें हमने कवर किया है, जैसे भी पैक्स सेल का खबरों में रहा, इसको लेकर भी चर्चाएं हम कर चुके हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।